हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी क्लास शानदार तरीके से रात्रि 8 बजे होती है, जिसमें हम बेहतरीन प्रश्न करवाते हैं। हिंदी के लगभग 40 प्रश्न लेकर आते हैं। सभी के लिए क्लास है। किसी का भी एग्ज़ाम देते हो जिसमें हिंदी पूछी जाती है तो सभी लोग जुड़िए रात्रि 8 बजे हिंदी की शानदार सीरीज में। चलिए बताइए, आज का पहला प्रश्न क्या है। मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायती पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे? बताइए। मच्छरों के प्रकोप के संबंध में यदि शिकायती पत्र लिखना है, किसको लिखेंगे? मानवीय स्वास्थ्य अधिकारी को। ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न बताइए, पता है तो बताओ। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उसे क्या कहते हैं? जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। ई, बड़ी ई, चा, छा, जा, झा और या आदि का उच्चारण किससे होता है? बताइए। आदि का उच्चारण किससे होता है? सर, आदि का उच्चारण तालब से होता है। तालब या तालु से। तालब या तालु से। चलिए अगले प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न बताइए। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन मत करना। अब बताओ, व्यंजन हमने काट दिया है। अब बताओ, जैसे हमने लिखा हलंत का प्लस आ बराबर का, तो एक ये वर्ड है और एक ये वर्ड है, मिलके का अक्षर बना रहा है। एक से अधिक वर्णों के मेल से अक्षर बनता है। ऑप्शन ए सही है। चलिए बताइए। बताइए, पांचवा प्रश्न है। निम्नलिखित में से स्वर संधि को पहचानिए। स्वर संधि कौन सी है? जल्दी से बताइए। स्वर संधि का भेद कौन सा है? बहुत बढ़िया, पुस्तकालय। पुस्तकालय में स्वर संधि है और इसमें कौन सी स्वर संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। पुस्तकालय का संधि विच्छेद होगा पुस्तक धन आलय। पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय। अच्छा, और बाकी जो हैं इनमें कौन सी संधि है? सर, इसमें इनमें व्यंजन संधि है। दिक दर्शन, दिग दर्शन, दिक प्लस दर्शन, दिक प्लस दर्शन, व्यंजन संधि। सत प्लस गति, सदगति, व्यंजन संधि। उज्ज्वल, उत प्लस ज्वल, इसमें भी व्यंजन है। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं। रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? बताइए। गगनचुंबी एक रेखांकित शब्द है, तो बताओ गगनचुंबी में इसका समास विग्रह क्या होगा? गगन को चूमने वाली। गगन को चूमने वाली। कौन सा? कर्म तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए सही है। चलिए चलिए अगला प्रश्न बताइए। अगला बताइए, बहुत बेहतरीन। बताइए, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है? बताइए। अपशब्द क्या है? सर, क्या ये विशेषण है? नहीं है। अपशब्द क्या संज्ञा है? बिल्कुल नहीं है। अब कंफ्यूजिंग है कि उपसर्ग है कि अव्यय। तो देखिए, अव्यय वे शब्द होते हैं जिनका स्त्रीलिंग पुल्लिंग बन जाए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग ना बने, स्त्रीलिंग पुल्लिंग ना बने। तो मेरा अपशब्द, मेरी अपशब्द, मेरा अपशब्द, ये तो पुल्लिंग है, तो अव्यय भी नहीं है। अपशब्द एक उपसर्ग है। अब आप कहोगे सर कहाँ से उपसर्ग है? देखो, शब्द एक मूल शब्द है और इसमें अप उपसर्ग जुड़ा है। अब आप कहोगे अप उपसर्ग जुड़ा है तो पूरा शब्द तो उपसर्ग नहीं है।
हाँ, जब इसमें अप उपसर्ग जुड़ा है तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन के अनुसार ये सभी 3 ऑप्शन कट हो गए, फिर बचा तो सी वाला ही है, तो पूरा शब्द फिर उपसर्ग कहलाएगा क्योंकि इसमें अप उपसर्ग जुड़ा है, ऑप्शन सी। ठीक है, ना तो ये विशेषण है, ना संज्ञा, ना अव्यय, तो बचा ऑप्शन सी ही है, सी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बताइए, अगला प्रश्न बताइए। 8वां प्रश्न है, अफसोस में नहीं जा सका, रेखांकित शब्द में अव्यय का प्रकार बताइए। अफसोस में नहीं जा सका तो कौन सा है? शोक सूचक अव्यय है, शोक सूचक, उसे दुख हो रहा है, वो पश्चाताप कर रहा है कि अफसोस में नहीं जा सका। आश्चर्य सूचक मत लगाना, आश्चर्य होता है अरे, अरे वह मर गया, तो ये अरे शब्द आश्चर्य सूचक है। ठीक है, तो क्या सही होगा? आंसर बी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द को पहचानिए। तत्सम पहचानना है, बताओ भाई तत्सम कौन सा है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सर, कुक्कुर शब्द तत्सम है। कुक्कुर, ऑप्शन बी, इसका तद्भव होता है कुत्ता, इसका तद्भव क्या होता है? कुत्ता होता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए चलिए आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइए बताइए 10वां प्रश्न है, तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव पहचानना है। देखिए कुष्ठ एक तत्सम है, कुष्ठ का तद्भव होता है कोढ़। उल्लास एक तत्सम है, इसका हुलास होता है हुलास, इसका तद्भव होता है हुलास। अंधकार तत्सम है, इसका तद्भव होता है अंधेरा। तो ये सभी तत्सम हैं। तो आलस एक तद्भव शब्द है, आंसर ए। आलस का तत्सम, आलस का तत्सम होता है आलस्य, आलस का तत्सम होता है आलस्य। चलिए आगे अगले प्रश्न पर चलिए। बताइए निम्नलिखित शब्दों में अर्ध तत्सम शब्द कौन सा है? पहचानिए अर्ध तत्सम। सर देखिए रात्रि, ये तो तत्सम है, रात्रि का तद्भव होता है रात। बच्चा ये तद्भव है, इसका तत्सम होता है वत्स। कान एक तद्भव है, कान का तत्सम होता है कर्ण। अब देखिए अगर लिखा होता ऐसा दही तो दही हो जाता तद्भव, और दही का तत्सम होता है दधी। लेकिन दही ऐसा नहीं लिखा, हा नहीं बना, ई बना है, तो ये आधा तत्सम और आधा तद्भव है। बी वाला अर्ध तत्सम शब्द है दही। ठीक है, हा अगर लगा होता दही तो हो जाता तद्भव, और दधी होता तो तत्सम। दही लिखा है इसलिए अर्ध तत्सम है, ऑप्शन बी। चलिए 12वां प्रश्न बताइए, कौन सा विदेशी शब्द है? पहचानिए विदेशी शब्द को पहचानिए, कौन सा विदेशी शब्द है? बताइए क्या आपको पता है? क्या आपको पता है विदेशी शब्द? बताइए। आश्चर्य, सर आश्चर्य विदेशी नहीं है, अचल भी विदेशी नहीं है। बताइए अब गिलास बचा है और छाता बचा है, कौन सा विदेशी है? बताइए बताइए। सर गिलास शब्द विदेशी है, गिलास शब्द विदेशी है। कमेंट करके बताना यह किस भाषा का शब्द है, गिलास किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए गिलास विदेशी है। किस भाषा का है? कमेंट करना। चलिए चलिए अगला प्रश्न बताइए, विशेषणों में संज्ञा पहचानिए। कोई 3 शब्द विशेषण होंगे, एक संज्ञा है, बताइए। तो देखिए आसमानी, आसमानी रंग, आसमानी रंग ये विशेषता बता रहा है, आसमानी विशेषण हो गया। पाश्चात्य समय, पाश्चात्य समय तो ये भी विशेषण है। नियमित व्यक्ति जो रोज काम करे, नियमित
है ना। ये सभी विशेषण हैं 3, लेकिन अनुशासन, अनुशासन एक संज्ञा है। कोई अनुशासन में रहता है तो अनुशासन कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन डी सही है, अनुशासन एक संज्ञा है। चलिए बताइए, आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द में सर्वनाम कौन सा है? बताइए। आपकी, ये कौन सा आपकी मतलब स्वयं की? ऑप्शन डी सही है, निजवाचक सर्वनाम है। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में विशेषण को पहचानिए। कौन सा विशेषण है? तो विशेषण कौन सा शब्द है जिसके पीछे संज्ञा लग जाए? तो कौन सा? नैतिक व्यक्ति, नैतिक शब्द विशेषण है। ऑप्शन बी सही है। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए अगला प्रश्न पढ़िए, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, रेखांकित शब्द क्या है? ये धीरे धीरे क्या है? सर धीरे धीरे एक अव्यय है, और कौन सा अव्यय है? क्रिया विशेषण अव्यय है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही है। चलिए चलिए एक और शानदार प्रश्न है, बताइए, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द पहचानिए। ये लेकिन क्या है? सर लेकिन क्या है? ये लेकिन क्या है? सर लेकिन एक अव्यय है। लेकिन क्या है? लेकिन एक अव्यय है। बहुत बढ़िया। लेकिन क्या है? लेकिन एक अव्यय है। चलिए आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। बताइए 18वां प्रश्न है, रविवार है, वह घर पर ही रहेगा, रेखांकित शब्द को पहचानिए। ही शब्द क्या है? बताइए। तो सर ही शब्द क्या है? ही एक निपात है। ऑप्शन सी, ही क्या है? ही निपात है। जो वाक्य पर जोर डालने का काम करें वो निपात कहलाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न बताइए, बेहतरीन प्रश्न है, आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। आकाश का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? बताइए। सर आकाश का व्योम होता है, आकाश का गगन होता है, आकाश का नभ होता है, लेकिन आकाश का रसाल नहीं होता। ये तो आम का पर्यायवाची है। रसाल किसका है? आम का। चलिए बताइए, हमारा अगला प्रश्न है, 20वां प्रश्न है, संतोष महाधन है, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम बताइए। संतोष का विलोम क्या है? बताइए। सर संतोष का विलोम क्या होगा? असंतोष होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही है। चलिए बहुत बेहतरीन, एक और शानदार प्रश्न है, जरूर बताइएगा। चलिए युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है? बताइए। युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है? देखिए अब कैसे पहचानेंगे? न्याय का यहाँ विलोम दिया है अन्याय, न्याय का विलोम क्या है? अन्याय। ठीक है। धरा का पर्यायवाची पृथ्वी है, यहाँ पर्यायवाची दिया है अचल और अचला। मान का अपमान, यहाँ भी विलोम है, यहाँ भी विलोम है। अब युग्म शब्द, तो युग्म शब्द अचल और अचला एक जैसे शब्द हैं, एक जैसे हैं लेकिन अर्थ अलग अलग हैं। तो सर इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है? देखो ध्यान से सुनो, ये एक जैसे शब्द हैं और इनके अर्थ, अचल मीन्स क्या है? अचल मीन्स होता है जो ना चले, स्थिर हो, स्थिर। पहाड़ को अचल कहते हैं, अचला पृथ्वी का है। ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, क्योंकि ये सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द हैं। ऑप्शन सी में सम श्रुति भिन्नार्थक हैं। चलिए इसलिए अलग है ऑप्शन सी। चलिए आगे चलते हैं। दूसरों की बातों में दखल देना के लिए एक शब्द क्या होगा?
बहुत बेहतरीन प्रश्न है। दूसरों की बातों में दखल देना क्या कहलाता है? हस्तक्षेप कहलाता है। और दूसरे पर दोषारोपण करना, दूसरों पर दोषारोपण करना आक्षेप कहलाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर ए होगा। चलिए एक और शानदार प्रश्न है। मुंबई के निकट पूना है, रेखांकित शब्द क्या है? तो मुंबई के निकट, पूना कहाँ है? मुंबई के निकट है, मुंबई के बारे में बता रहा है, मुंबई के संबंध में बता रहा है। के निकट शब्द एक संबंध सूचक शब्द है। ऑप्शन बी सही है। चलिए बताइए अगला प्रश्न बताइए। माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, रेखांकित शब्द क्या है? ये जो के लिए है ये क्या है बताइए। सर के लिए एक कारक है, कारक संप्रदान कारक है और कारक को परसर्ग भी कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी। चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न है। एक और बेहतरीन वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है बताइए। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? लता का लताएं होता है, बिल्कुल सही है। किताब का किताबें सही है। घोड़ा का घोड़े, सखी का सखियां, लेकिन छोटी की मात्रा होनी चाहिए थी, यही सही नहीं है। ऑप्शन डी सही है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बताइए जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को क्या कहते हैं? कर्म के अनुसार क्रिया बदले उसे क्या कहते हैं? उसे कर्मवाच्य कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। चलिए बताइए अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्य काल को पहचानिए। भविष्य काल का वाक्य कौन सा है पहचानिए। तो मैं कल घूमने जाऊंगी। ऑप्शन सी ये भविष्य काल का वाक्य है। ऑप्शन सी। चलिए आगे बताइए। मध्यम पुरुष का एक शब्द है तू, इसका सही बहुवचन कौन सा होगा? तू का क्या आप लोग होगा? तू का बहुवचन हम होगा? तू का बहुवचन ये लोग होगा? या तू का बहुवचन तुम लोग? ऑप्शन के अनुसार कौन सा सही है? तो सही होगा ऑप्शन बी, तू का बहुवचन तुम लोग होता है। बहुत बढ़िया। चलिए बहुत शानदार। चलिए अगला प्रश्न बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बताइए जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि लेकिन परंतु आदि समुच्चयबोधक शब्द जुड़ते हैं उस वाक्य को क्या कहते हैं बताइए। जिनमें इसलिए और क्योंकि लेकिन ये शब्द आए तो वह संयुक्त वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य होता है। बहुत बढ़िया। ये संयुक्त वाक्य में ये शब्द आते हैं, संयुक्त वाक्य में। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न है बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। बच्चे खेल रहे हैं, ये किस प्रकार का वाक्य है? सर यह कैसा वाक्य है? विधानवाचक वाक्य है। ऑप्शन बी विधानवाचक वाक्य है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए अगला प्रश्न। तुमको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध अंश छांटिए। इस वाक्य में कहां पर गलती है बताइए। तुमको मुझे पढ़ाना है, कहां गलती है? सर तुमको नहीं, तुम्हें होना चाहिए। तुम्हें मुझे पढ़ाना है, तुमको में गलती है। ऑप्शन ए, क्योंकि को लगने से कर्म बन जाता है और तुम ये कर्म नहीं, ये कर्ता होना चाहिए। तुम्हें मुझे पढ़ाना है। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए बताइए अगला प्रश्न। मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। ये वाला चिन्ह कौन सा है? ये जो वाक्य के आखिर में ये है, ये कौन सा चिन्ह है? जल्दी से बताइए। सर ये कौन सा है? पूर्ण विराम चिन्ह है। ऑप्शन ए पूर्ण विराम चिन्ह। चलिए अगला शानदार प्रश्न आ गया है। बताइए किसी पद, उपवाक्य
आदि की विशेषता दिखाने के लिए, आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे जो रेखा खींचते हैं उसे क्या कहते हैं? शब्द के नीचे जो रेखा खींची जाती है, जैसे जैसे अभी यहाँ रेखा खींची थी ना इस प्रश्न में, ये देखिए ये रेखा खींची थी, शब्द के नीचे ये रेखा खींची है ना, जैसे ऐसे रेखा ये वाली, तो ये रेखा क्या कहलाती है बताइए? जैसे हमने ये रेखा खींच दी शब्द के नीचे, तो ये रेखा क्या कहलाती है? अधोरेख कहलाती है। अधोरेख, अधोरेख, ऑप्शन बी सही है। चलिए छोटा कर दूं, अब ठीक है। बताइए, मुहावरे से प्रश्न है, उसने तो मेरी आंखें खोल दी। रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताइए? आंखें खोल दी, इसका अर्थ क्या है? भ्रम को दूर करना, अंधकार को दूर करना नहीं, भ्रम को दूर करना। अंधकार मत लगाना, भ्रम को दूर करना। चलिए ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न पर, हमारा अगला प्रश्न है, बताइए बताइए आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? आग लगने पर कुआं खोदना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। चलिए अगले प्रश्न पर, बताइए अगला प्रश्न है, अगला बताइए पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? जहां पृथ्वी, ग्रह, तारे आदि हैं उस स्थान को अंतरिक्ष कहते हैं। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी। चलिए बताइए निम्नलिखित में से समानार्थी जोड़ी को स्पष्ट कीजिए। जो समान अर्थ देती हो ऐसा विकल्प बताना है। तो देखिए, लड़का का बहुवचन लड़के होता है, ठीक है। शेर का शेरनी, अब शेर का बहुवचन नहीं है तो ये क्या दिया गया? ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बदला। लड़का का स्त्रीलिंग लड़के, लड़का का लड़के होगा, लड़का का यहाँ बहुवचन है। अच्छा एक मिनट, लड़का का ये बहुवचन है लड़के, शेर का शेरनी ये तो स्त्रीलिंग कर दिया। व्यवहार का अव्यवहारिक और पार्वती का महेश्वरी। बताओ क्या होगा? ऑप्शन बताइए कौन सा सही है? यहाँ बहुवचन, यहाँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग, यहाँ विलोम शब्द। तो सर क्या पूछा है? समानार्थी। समानार्थी कहाँ है? ऑप्शन ए में। पार्वती और महेश्वरी एक दूसरे के समानार्थी हैं। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए। चलिए समानार्थी पूछा है मतलब पर्यायवाची। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइए पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं आती? पूर्वी हिंदी में कौन सी बोली नहीं आती? सर पूर्वी हिंदी में 3 आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। जयपुरी नहीं आती। जयपुरी तो कहाँ की बोली है? ये राजस्थान की बोली है। बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न पर, बताइए हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता? कौन सा भारत का राज्य है जिसमें हिंदी भाषा नहीं बोली जाती? वह राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या बोली जाती है? मराठी बोली जाती है। ऑप्शन डी सही है। चलिए अगले प्रश्न पर, और आज का आखिरी प्रश्न है, शानदार रामचरितमानस के रचयिता कौन हैं? रामचरितमानस के रचयिता कौन हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आज के 40 प्रश्न खत्म हुए। बताइए आज का सेशन कैसा लगा, कमेंट ज़रूर करिए। और हाँ, जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े, जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है महमूद सर हिंदी। ये PDF आपके रिवीजन के लिए मैं इसी टेलीग्राम पर डाल देता हूं। थोड़ी देर बाद ये PDF आपको वहीं हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं कल फिर से नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।